स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल के अंदर जो नफ्ताली बेनेट की सरकार बनी थी 1 साल पहले, वो यहाँ पर कोलैप्स हो गई है और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या जो नेतन्याहू हैं वो वापस आ सकते हैं। ये आप देख पाओगे, इजराइल हेडिंग टू पोल्स एज कोलिशन मूव्स टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। उसको डिटेल्स समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं। तो अब वापस से इलेक्शन होगा जो कि 5वीं बार होगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इजराइल के अंदर, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कि कल शाम 6 बजे से ऑलरेडी जो यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो सब कुछ लाइव होने वाला है। तो इसका मतलब 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, MCQ बेस्ड लर्निंग, बहुत सारे फीचर्स हैं। घर बैठकर आप क्लासरूम का जो फीलिंग है हर एक चीज़ ले सकते हो, वो भी बहुत कम अफोर्डेबल रेट्स पर। 18,500 में ये पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। ध्यान रखिएगा आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, तभी ये 25,000 का कोर्स ये आपके इतने कम दाम में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इजराइल के अंदर अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट वहाँ पर इतने छोटे छोटे पार्टीज हैं कि अपने आप में वहाँ पर मेजॉरिटी लाना किसी भी एक पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में हम ऑलरेडी देखते हैं कि अगर ये आप NDA की सरकार छोड़ दो, मोदी की गवर्नमेंट आई थी जब 2014 से, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कोएलिशन था, अभी भी कोएलिशन है, ऑल्दो अब जाकर यहाँ पर मेजॉरिटी देखने को मिल रही है बीजेपी की। लेकिन अगर आप इजराइल की पॉलिटिक्स देखो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। छोटे छोटे पार्टीज हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको केनेसेट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, लोअर हाउस है, वहाँ पर एक ही हाउस है और उसको कहा जाता है केनेसेट। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी नफ्ताली बेनेट के द्वारा 1 साल पहले, वो यहां पर डिसॉल्व करने के लिए बोल दिया गया है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने बोल दिया है कि हम इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने जा रहे हैं और देश के अंदर 5वां इलेक्शन होगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जो काफी लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू, ये अब वापस से क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये आप देख सकते हो, जो मैं कह रहा था कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है केनेसेट, ये उसकी बिल्डिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेनेट है उन्होंने यही कहा कि हमने काफ़ी यहाँ पर कोशिश की कि हमारी जो सरकार है उसको बचा सकें। पूरे जो प्रयास थे वो एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पर जो 8 आइडियोलॉजिकली डिस्परेट पार्टीज़ हैं, कहने का मतलब है कि ये जो पूरा कोएलिशन बना है 8 पार्टी से मिलकर बना था, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। और अगले हफ्ते बताया जा रहा है, अगले हफ्ते एक बिल लाया जाएगा जिससे जो पार्लियामेंट है, अब केनेसेट के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर टोटल 120 सीट्स हैं, तो ये जो पूरी पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा ताकि नया इलेक्शन हो सके। और तब तक के लिए ध्यान रखना है आपको कि अभी क्या होगा कि डिसॉल्व करने के बाद जो नफ्ताली बेनेट है वो प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाएंगे और यहाँ पर एक और नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो होंगे याइर लापिड। याइर लापिड क्यों होंगे? देखो, अभी के लिए वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये जो 8 पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट है उनके अंदर डील हुआ था, जो 2 सबसे बड़ी पार्टी थी, तो याइर लापिड जो है वो भी इस कोलिशन का हिस्सा थे। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ था कि एक बार यहाँ पर नफ्ताली बेनेट आधे टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर आधे टर्म के लिए ये बनेंगे। अब क्योंकि इसको डिसॉल्व किया जा रहा है तो अभी के लिए मीन टाइम के लिए याइर लापिड को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जहां तक इस पूरे कोलिशन की बात है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि ये आप देख सकते हो 120 मेंबर्स का पूरा ये केनेसेट आपको देखने को मिलेगा। अब ये वहाँ पर अगर जो वोटिंग सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम आप देखिए तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर चलता है। हर एक पार्टी को एटलीस्ट 3.25% वोट चाहिए पूरे इजराइल में से, तभी उसको कोई ना कोई सीट यहाँ पर मिलेगी, अदरवाइज उसको सीट नहीं मिलेगी। ये कंडीशन है वहाँ पर। और ये अगर आप देखोगे जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो मिला था लिकुड पार्टी को। और लिकुड पार्टी कौन है? लिकुड पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू की ही पार्टी है ये लिकुड पार्टी। लेकिन 30 सीट्स लाने के बावजूद, 120 में 30 सीट्स लाने के बावजूद वो कोएलिशन नहीं बना पाए। ऑल्दो वो काफ़ी लंबे से कोएलिशन बनाकर ही चल रहे थे, क्योंकि इजराइल के अंदर कभी भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। आप सोच के देखिए, 120 में से अगर मेजॉरिटी चाहिए तो 61 मेंबर्स की चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पर जो नंबर है वो लिकुड पार्टी को है, उसको 30 मिला है। इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, यामिना पार्टी जो नफ्ताली बेनेट हैं वो यामिना पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा यस एतिद, इन दोनों ने मिलकर और
6 पार्टीज के साथ। अब इसमें एक चीज है कि पहली बार कोलिशन के अंदर जो अरब पार्टी है उसको सरकार में लिया गया था। अरब पार्टी बेसिकली आप कह सकते हो पैलेस्तीन जो है, जो अरब लोग रह रहे हैं इजराइल के अंदर, उनको सपोर्ट करती है। माइनॉरिटीज जो होते हैं ना, तो इजराइल के अंदर जो अरब माइनॉरिटीज हैं करीब 21% के आसपास, उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक राम पार्टी करके है, वो यहाँ पर जो है उसको भी शामिल किया गया था इसके अंदर। तो इस तरह से पूरा कोलिशन बनाया गया था। लेकिन हो क्या रहा था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे थे। कोलिशन में यही होता है कि अलग अलग डाइवर्स, मतलब कि एक तो एकदम एक्सट्रीम राइट वाला हो गया, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट हो गए, सेंटर वाले टाइप के जो हो गए, विचारधारा के हो गए, एक दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो उस पूरे सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो नफ्ताली बेनेट के लिए इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हुआ सरकार को चलाना। और जो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो क्या कर रहे थे, बार बार कि उकसा रहे थे। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, हर एक जब भी सरकार कोई बिल लाती थी उसको ये कहते थे कि यहाँ पर उस बिल के विरोध में वोट करो, अपोजिशन में वोट करो, क्योंकि कोई भी अगर बिल आएगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो किसी को फेवर करेगा और किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगे। और फाइनली आप कह सकते हो कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो नफ्ताली बेनेट की पार्टी है, वो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुकी थी, क्योंकि उसी समय उनके पार्टी जो है यामिना पार्टी, उनके मेंबर ऑलरेडी लीव कर चुके थे और 61 की जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो वापस 60 पर आ गए थे। तो वो इसको चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई भी बिल पास कराना है तो आपको 61 मेंबर चाहिए। तो ये पूरा हुआ नहीं। अब देखिए जो नफ्ताली बेनेट है, उन्होंने क्या बोला है डिसॉल्व करने के लिए, मतलब कि ये जो पूरा डिसॉल्व किया गया है किनेसेट, अब वापस से री इलेक्शन होगा, तो कोई छोटी बात तो होती नहीं है। आपको समझाना पड़ता है लोगों को कि आखिरकार आपने डिसॉल्व क्यों किया। तो देखिए उनका कहना था कि हम ये सरकार नहीं चला पा रहे थे, कोलिशन बड़ा था, और अगर 10 दिन के अंदर इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता तो इजराइल की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती। अब क्यों आ जाती? क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जो पूरा मामला है एक मुद्दे पर आकर अटक गया था। आपको पता होगा कि यहाँ पर वेस्ट बैंक का मुद्दा इजराइल में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पैलेस्टीनियंस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वेस्ट बैंक में आपको कई सारे इजराइल का जो सेटलमेंट है वो भी अब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट के लिए कोई लॉ पास कराया जाना था, उसी को लेकर जो पूरा मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था और ये लोग लॉ पास नहीं करवा पा रहे थे। और इसी की वजह से यहाँ पर बोला गया कि वो अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, याइर लापिड, मैंने आपको बताया, वो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने काफ़ी प्रेस किया बेनेट को और ये कहा कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, मतलब उन्होंने अपने देश को आगे रखा रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब वो अपने प्राइम मिनिस्टर पद से खुद ही यहाँ पर हट गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं, उनका यहाँ पर ये कहना था, एक्चुअली ये भी मामला आ रहा था कि ये जो डिसीजन लिया गया डिसॉल्व करने का, ये काफ़ी सडन था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो नफ्ताली बेनेट है, उन लोगों के द्वारा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि अगर वो डिसॉल्व नहीं करते हैं पार्लियामेंट को, कैनेसेट को, तो यहाँ पर जो नेतन्याहू हैं वो यहाँ पर एक बिल ला सकते हैं ताकि इसको डिसॉल्व कराया जाए। तो रैदर देन नेतन्याहू यहाँ पर बिल लाए, इसके पहले ही सरकार ने खुद ही अपनी तरफ से इसको डिसॉल्व करा दिया। और नेतन्याहू ने यही कहा है कि ये काफ़ी अच्छी खबर है कि इजराइल के अंदर जो प्रेजेंट सरकार है वो गिर गई है और इसी के तहत जो लिकुड पार्टी है, उनकी जो पार्टी है, वो यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी जब भी इलेक्शन होंगे। अब माना ये जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि एक तो हॉलीडेज आने वाला है, ज्यूइश हॉलीडे होता है, काफ़ी मेजर फेस्टिवल होता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इलेक्शन होगा, तो वो अपनी पार्टी के द्वारा जो है सरकार को बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा बोल रहा था कि अभी तक के पूरे इतिहास में कभी भी किसी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की है, और इसीलिए ये भी लग रहा है कि चाहे लिकुड पार्टी हो या फिर नफ्ताली बेनेट की जो पार्टी हो, सेंटर लेफ्ट, वो लोग मेजॉरिटी नहीं पा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर सोचा जा रहा है। क्योंकि एक तो अगर आप देखोगे जो नेतन्याहू हैं, उनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस लगाए गए, तभी उनको यहाँ पर हटाया गया है। और नेतन्याहू ने अपनी तरफ से कहा है कि नहीं, मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। नेतन्याहू जब पावर में थे, उनके ऊपर 3 अलग अलग ट्रायल चल रहा है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पर प्रेफरेंशियल फेवर करना, मीडिया कवरेज अपने तरफ करवाना और कई सारा गिफ्ट लेना, ऐसा उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगाया गया है। तो मे भी अगर मान के चलो उनकी पार्टी लिकुड पार्टी अगर उनको कुछ सीट्स ज़्यादा आती हैं, तो उनको बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा, तभी जाकर उनकी पार्टी शायद पावर में आ पाएगी, ऐसा वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और वहाँ की पॉलिटिक्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी करीबी देश है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी चेंज होता है तो भारतीय काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप।
हर जगह स्टेट है, गवर्नमेंट है मतलब। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप ज्वाइन कर पाओगे। और UPSC जैसा मैं बता रहा था कि इसका लाइव फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आपके पास मौका है कि इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि फिर अगला जो बैच है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा उसमें डिले हो जाएगा। तो रादर दैन ज्वाइनिंग द नेक्स्ट मंथ बैच, अच्छा होगा कि आप इसी बैच को ज्वाइन करो ताकि आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन कर सकें और आपको ज़्यादा टाइम मिल सके UPSC क्लियर करने में। ध्यान रखिएगा, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा ताकि ये पूरा ऑफर आपका लग जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।